जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के न्यूज़ पर। और आज की क्लास आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के एग्जाम की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट MCQ फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, आज जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लास 1 ये जो लिख रखा है वो यहाँ पे उसका रीज़न है कि अभी तक जो क्लास हुए हैं, आपके डेमो क्लास हुए हैं और क्लासेस भी हुए हैं, लेकिन रेगुलर क्लास नहीं चल पाया था, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अब आपको ये क्लास 1 है और आपको रेगुलर क्लास डेली मिलेगी, ठीक है ना। और बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रीवियस क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार आप प्ले लिस्ट पर विजिट करिएगा, प्ले लिस्ट चेक करिएगा आर्मी अग्निवीर जीके जीएस, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे आपको लगा हुआ अभी टैग मिल भी जाएगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा प्ले लिस्ट खुल जाएगा और वहाँ से आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। पहले आप अपने ये 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हैं, जिनका मैं डिटेल भी आपको बताऊंगा, आप सही से समझेंगे और नोट करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल, और यहाँ पे देखो कहते हैं कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो वाकई में ये सत्य है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मानव थोड़ा सा मेहनत कर ले, अगर व्यक्ति थोड़ा सा मेहनत कर ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक हमारी देसी भाषा में कहावत है कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो बिल्कुल ये सत्य है दोस्त। और देखो यहाँ पे पहले तो वो मेरे सभी दोस्त हैं जिन्होंने मेरे लिए समय निकाल के अपना 1 मिनट का समय मुझे दिया है, तो मैं बिल्कुल इनका नाम लेना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे अक्षय चौधरी ने कमेंट करा है, ये आपके ग्रुप डी और NTPC की क्लास चलती है शाम को 8:30 बजे। शाम को 8:30 बजे आपका 8:30 पे क्लास होता है, तो उसमें ये लोग ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे ये रुस्तम कुमार है जो कि आर्मी की क्लास को इन्होंने कमेंट करा है। नीलम, इन्होंने भी आर्मी की क्लास पे कमेंट करा है कि सर हम फ़ोन चलाना नहीं जानते हैं उतना, इसलिए ऑनलाइन पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन कोई एक बार बता दे, तो ऐसा कुछ इन्होंने लिखा था। तो बिल्कुल नीलम बेटा, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो मेरी सभी क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। अक्षय चौधरी बिल्कुल भैया, और यहाँ पे अवनीश भैया ने भी कमेंट करा है, और यहाँ पे सिंघम सौरभ ने भी, धरुण कुमार ने आर्मी की क्लास पे करा है, और पंकज भैया इन्होंने भी आर्मी की क्लास पे कमेंट करा है, पंकज। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग अपने कमेंट जो हैं, आंसर जो हैं, कमेंट बॉक्स में बताया करो यार। और चलते हैं बिना समय को बर्बाद किए अपनी क्लास की तरफ। और देखिए यहाँ पे पहले ही प्रश्न हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। मैं आपको बता दूं, आप सभी राजधानी, सभी राज्य, उनके राज्यपाल और उनके CM, है ना, ये सभी भैया याद कर लेना। विशेष रूप से एक प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। मैं पेपर दे चुका हूँ, मुझे पता है, और मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, एक बार देख लेना। और आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? अमरावती, है ना। ऑप्शन बी अमरावती आपका सही जवाब हो जाएगा। पहले जो थी वो हैदराबाद हुआ करती थी, है ना, तो हैदराबाद को टिक नहीं करना, अब अमरावती यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। लखनऊ जो है ये तो आपको पता ही होगा भैया, उत्तर प्रदेश, UP की राजधानी है ना। कमरावती जो है ये किसकी राजधानी है? तो ये भी आपको पता होगा भैया, ये लक्षद्वीप की राजधानी है। किसकी? लक्षद्वीप की राजधानी है कमरावती। आइजोल जो है ये किसकी राजधानी है? तो याद रखना, ये मिजोरम की राजधानी है बेटा। किसकी? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल मेरी राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है और अभी थोड़ा सा समस्याओं से गुजर रहा हूँ, जिस वजह से पेन लेने की कंडीशन में भी नहीं हूँ। तो थोड़ा सा यार, अगर आप लोग शेयर कर दोगे क्लास को और थोड़ा सा लाइक वाला बटन दबा दोगे, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को, तो हो सकता है कि आने वाले डेट में पेन भी लाने की कंडीशन में पहुँच पाऊँ। मैं भी एक आर्मी लवर हूँ और आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए विशेष रूप से, क्योंकि आप मेरे स्टाफ के लोग हो, है ना। तो बिल्कुल, और यहाँ पर देखो प्रश्न दिया है कि मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो बेटा बिल्कुल ध्यान रखना, ये जांग की हड्डी होती है। देखो ये प्रश्न आते हैं, है ना, तो जांग की हड्डी होती है फीमर। ऑप्शन ए सही जवाब आपका हो जाएगा। याद रहेगा, सबसे लंबी हड्डी फीमर। सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपिज होती है, जो कि ये होती है कान में। कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो याद रखना बेटा, 3 होती हैं। एक कान में 3, 2 कान में कितना? दोनों कानों में कितनी हो जाएंगी? 6 हड्डियाँ हो जाएंगी। तो ये आपको याद रहेगा। सही जवाब यहाँ पे फीमर हो जाएगा, सबसे लंबी हड्डी। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि GST कर निम्नलिखित में से क्या है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, मिश्रित कर है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना बेटा, देखो GST से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा और यहाँ पे आप बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं कि ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही जवाब भैया हो गया है। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई
2017 को। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। किस मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा मॉडल पर आधारित है। सबसे पहले कौन सा देश था जिसने लागू किया था? तो वो था फ्रांस। सबसे पहले फ्रांस था जिसने जीएसटी लागू किया था अपने यहाँ पे 1954 में। कब? 1954 में। और हमारे यहाँ पे 2017 में। तो ये आपको ध्यान रहेगा, हमारा कौन से मॉडल है? कनाडा मॉडल पर आधारित है, ये भी याद रहेगा। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन से संबंधित एक प्रश्न बेटा आपका जरूर पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आप विटामिन सी से पूछा है तो याद रखना स्कर्वी ऑप्शन ए। स्कर्वी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जो रतौंधी होता है, अगर आप इसको टिक करने वाले थे तो याद रखना बेटा, और विटामिन ए है ना, किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। बेरी रोग जो है ये विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये सब आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे और अपना कमेंट जो है ज़रूर मुझे करना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्लास में आपका कमेंट आपको देखने को मिलेगा क्लास 2 में, है ना। तो बिल्कुल बेटा आप अपना कमेंट कर देना और आंसर बताना कि क्या आपने कितने सही जवाब करे हैं। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? मेरे पेपर में पूछा गया था रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, है ना, ये पूछा गया था। अब पहले तो मैं यहाँ पे प्रश्न का जवाब करूँगा कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो सही जवाब जो बेटा आपका है वो हो जाएगा रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी। याद रखना इसका शासनकाल भी याद रखना। देखो अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। 1236 से 1240 तक। उसके बाद ये 40 में रजिया गुंडों के बीच में फंस गई और ये मारी गई। तो याद रखना, कहते हैं ना कि रजिया गुंडों में फंस गई, तो यही रजिया थी जो गुंडों में फंस गई थी। ध्यान रहेगा ना। ये कौन से वंश से थी? तो ये गुलाम वंश से थी। किससे? गुलाम वंश की थी शासिका। तो ये भी याद रखोगे। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में, है ना। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। गुलबदन बेगम जो हैं, इनसे याद रखना, इन्होंने वो लिखा था क्या? हुमायूं नामा की रचना करी थी गुलबदन बेगम ने। और बेगम हजरत महल, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया था। कहाँ से? लखनऊ से, बेगम हजरत महल ने। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रहेगा। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा डिटेल बताई है आप नोट रखेंगे। और रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये थी इल्तुतमिश की, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। बहुत अच्छे प्रश्न का जवाब यहाँ पे सी हो गया है, रजिया सुल्तान। चलते हैं इसके साथ में अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे बेटा दिया है कि दूध को दही में बदलने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये अभी आगे मैं आपसे पूछूंगा भी, है ना। तो देखो ऑप्शन में यहाँ पे स्टेटोकोकस, है ना, विफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस, मतलब सभी दिए हैं। तो ये सभी होते हैं, ठीक है ना, सभी ये सपोर्ट करते हैं। तो याद रखना यहाँ पे तो ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। लेकिन अगर पेपर के अंदर आपको पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको विशेष रूप से लैक्टोबैसिलस मिलेगा, ये वाला याद रखना, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस। तो ये आपको मिलेगा कि दूध को दही में बदलने की कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? तो आप बता देंगे लैक्टोबैसिलस। और यहाँ पे जवाब जो है आपका हो जाएगा ये सभी। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? पुस्तक पूछी जाती है, एक पुस्तक आपसे कोई पूछ ली जाएगी, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो द इंडियन स्ट्रगल जो है वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो आपके सही जवाब हो जाएंगे। इस पुस्तक का विषय क्या है ना। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि इस पुस्तक का विषय क्या था। तो इस पुस्तक का विषय था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, ठीक है ना, याद रहेगा। तो बिल्कुल सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी से भी एक पुस्तक याद रखना, ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग, आप ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी जी से तो विशेष रूप से याद रखना दोस्त, हिंद स्वराज, है ना, हिंद स्वराज। और स्ट्रगल वो दूसरी थी माई एक्सपेरिमेंट विद द तुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद द तुथ। ये पुस्तक ज़्यादातर आर्मी में पूछ लिया जाता है, याद रखना, माई एक्सपेरिमेंट विद द तुथ, महात्मा गांधी जी। प्रश्न का जवाब सुभाष चंद्र बोस जी। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है
और आपसे ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का ये प्रतिशत पूछे जाते हैं वायुमंडल में। तो ऑक्सीजन का अगर पूछेगा तो आप बहुत इजी तरीके से बता सकते हो कि 21%, ऑप्शन बी 21%। नाइट्रोजन आपका 78% होता है। कितना? 78% आपका नाइट्रोजन होता है। और 0.03% से लेके आपका 0.04% तक, है ना, ये आपका पाया जाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में। तो याद रहेगा, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से 0.04% तक पाया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, ये प्रश्न ना, मुझे लगता है कि आप सेना की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है कि थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ दोस्त, पहले तो आप नोट करो, पूर्वी पूछा है ना, तो आपका कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे उत्तरी पूछ लिया जाता, कौन सा? उत्तरी, तो उत्तरी जो है वो आपका हो जाता ऊधमपुर। उत्तरी मुख्यालय पूछ लिया जाता तो आपका हो जाता ऊधमपुर। लखनऊ जो है, ये पता है ये कौन सा का है? तो भैया ये मध्य, है ना, मध्य कमांड का जो मुख्यालय है वो आपका लखनऊ है बेटा। और दक्षिण कमांड का मुख्यालय जो है आपका वो क्या है? पुणे है। तो ये भी आप दक्षिणी कमांड का भी, दक्षिण कमांड, मध्य कमांड, उत्तरी कमांड और पूर्वी कमांड। यहाँ पे पूर्वी पूछा था, कोलकाता आपका सही जवाब हो गया है। कोई एरर, कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलते हैं फिर इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो भैया हमें पता था कि वो मच्छर काट लेता है ना, मच्छर काट लेता है, मलेरिया हो जाता है। अब मच्छर कौन सा है वो? याद रखना, एनोफिलीज। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एनोफिलीज मच्छर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको याद रहेगा। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, 2011 जनगणना अनुसार किस राज्य की जनसंख्या न्यूनतम है? न्यूनतम का मतलब होता है कम, है ना, न्यूनतम का मतलब होता है कम। याद रहेगा। देखो एक चीज़ बताऊं, कई दोस्त ऐसे हैं जो कई बार हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब सफलता बहुत दूर है, मेरे बस का नहीं है, मैं एक बार फेल हो गया या 2 बार फेल हो गया, मुझे नहीं मिल सकता है ना। वर्दी बहुत अच्छी लगती है यार, सच में। लेकिन एक लाइन याद रखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कहते हैं कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें करके दिखाना है। देखो दोस्त, एक बात बताऊं, जब आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जोश होता है, जुनून होता है, तब आप बनते हैं एक सोल्जर। याद रखना। तो बिल्कुल हिम्मत वाले, हर किसी के पास हिम्मत होता है और सब उतना ही जोर लगाते हैं, लेकिन जो उससे एक्स्ट्रा लगाता है, जो उससे ज़्यादा मेहनत पे समय देता है अपना, वो दोस्त आगे जाता है। याद रखना। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रश्न का जवाब न्यूनतम जनसंख्या पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो याद रखना बेटा, सिक्किम की थी। किसकी? सिक्किम। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य, तो भैया कौन हो जाएगा? गोवा, है ना। सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की। दूसरे नंबर पे अगर पूछ लेगा तो मिजोरम आ जाएगा। दूसरे नंबर पर सबसे कम जो है मिजोरम की है, और अरुणाचल प्रदेश तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो याद रखना दोस्त, हो सकता है कि पहला, दूसरा या तीसरा पूछ लिया जाए। मेरे पेपर में ऐसे ही पूछ लिया गया था, वो उसका आया था, देखो 1 मिनट मैं याद कर रहा हूँ, उससे पूछा गया था पंचवर्षीय योजना से कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, मतलब विशेष रूप से किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था। तो सभी को पता था भैया, औद्योगिकरण पे दिया गया था, और पहली जो थी वो कृषि पर विशेष रूप दिया गया था, है ना। तो ये भी आपको याद रखना। दूसरी जो है औद्योगिकरण, और प्रथम पंचवर्षीय जो है वो कृषि पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। याद रहेगा। देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो है कौन करता है? आप क्या बताएंगे? याद रखना दोस्त, गुर्दा या किडनी, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पे किडनी जो आपका दे रखा है, क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ में दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको 30 क्वेश्चन नहीं, 30 × 4, 3 चौकू 12, 120 क्वेश्चन एक क्लास में करवा के जाऊँ 30 मिनट के अंदर, है ना। तो इसीलिए मैं जितना हो सकता है आपको बताता हूँ।
आप नोट करेंगे बेटा, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, पार जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। नट पूजा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नट पूजा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना दोस्त, नट पूजा जो है वो आपका असम से संबंधित है। किससे? असम से। मेरे पेपर में असम से पूछा गया था बिहू। कौन सा? बिहू पूछा गया था। आपके पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो असम से बिहू, तो वो भी बता दोगे, नट पूजा पूछा जाएगा वो भी बता दोगे, है ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। कर्नाटक से भी याद रखना, जो ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, यक्षगान। कौन सा? यक्षगान, ये आपका कर्नाटक से संबंधित है। तमिलनाडु से एक तो तमिलनाडु से आप पोंगल याद रखना, और दूसरा भरतनाट्यम जो है ये भी आप तमिलनाडु से याद रखना। उत्तर प्रदेश से आप कथक को याद रखना, कथक पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश से। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे मैंने जो भी आपको बताया आप नोट कर लेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अब यहाँ पे आप लैक्टोबैसिलस को मत कर देना टिक, ये दूध से दही बनाने के काम में आता है। अभी मैंने आपको बताया था दूध से दही बनाने के काम में आता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और कौन सा नहीं पाया जाता है? कैल्शियम, ये भी देखो पूछा जाता है। तो याद रखना, पहले तो प्रोटीन पूछा है, कौन सा पाया जाता है, तो कैसीन, ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है दूध में? याद रखना, विटामिन सी नहीं पाया जाता है ना। तो ये भी देखो बेटा याद रखना है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी, ठीक है ना। प्रोटीन कैसीन पाया जाता है, याद रहेगा तो बहुत अच्छे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था? मैंने आपको, अगर आप मेरे साथ पहले से पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको कई बार बताया होगा कि भैया जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इन्हें अंग्रेज़ों ने कैद करके कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? रंगून। ऑप्शन बी कहाँ पड़ता है? वर्मा, म्यांमार में पड़ता है ना। तो याद रखना, इन्हें ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे क्रांति का, और इन्हें पकड़ के बर्मा, रंगून, एक गाना भी बना था कि मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। तो याद रखना दोस्त, रंगून इन्हें स्थानांतरित कर दिया गया था, कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। कई दोस्त हैं जो भूल जाते हैं, यार लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। पीडीएफ चाहिए तो देखो चैनल पे जहाँ पे आपने सब्सक्राइब करा वहाँ ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, है ना, आप जाके ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम का जो लिंक मैंने दे रखा है उस पर क्लिक कर देना, तो वहाँ से मैं अप्रूवल जो है आपको दे दूँगा, और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। देखो यहाँ दिया है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखना। यहाँ पे जो सही जवाब आपका है वो हो जाएगा स्वयं से पहले सेवा। क्या? ऑप्शन ए, स्वयं से पहले सेवा। शान से आकाश को छूना, ये है वायुसेना का। किसका दोस्त? वायुसेना का, है ना। तो याद रखना, यहाँ पे स्थल सेना और वायुसेना दोनों का मैंने बता दिया है। तो बिल्कुल दोस्त आप नोट कर लेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका अमृतसर में हुआ था, और ये कब हुआ था? तो वो भी याद रखना, 13 अप्रैल 1919 में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, आप बहुत ही ईजी तरीके से इसका जवाब बता देंगे। और यहाँ से एक चीज़ याद रखना, एक पूछा जाता है कि नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद नाइटहुड की उपाधि जो थी वो किसने लौटा दी थी? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना, वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। यहीं पे एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटा दी थी? बताओ, केसर ए हिंद की जो उपाधि है वो किसने लौटा दी थी? तो याद रखना, ये महात्मा गांधी जी ने लौटा दी थी, है ना। तो ये आप केसर ए हिंद और नाइटहुड की जो उपाधि हैं वो जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद लौटा दी थी, याद रहेगा। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? न्यूटन का प्रथम नियम, तो आपको सभी को पता होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो आप याद रखना दोस्त, सही जवाब हो जाएगा जड़त्व का नियम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम, याद रहेगा। संवेग का जो नियम है ये न्यूटन का द्वितीय नियम है, ठीक है ना। क्रिया प्रतिक्रिया ये न्यूटन का तृतीय नियम है। ये जिसे कहते हैं
कि जो तोप का गोला है ना, ऐसे प्रश्न देखो पूछा जाता है कि जो तोप है वो जब चलती है तो जितना आगे जाती है उतना पीछे धक्का मारती है ना, जितना गोला आगे जाता है उतना एकदम से तोप पीछे को धक्का मारती है, जिसे बोलते हो क्रिया प्रतिक्रिया। ये न्यूटन का कौन सा नियम है, ऐसे प्रश्न बना के पूछा जाता है। तो याद रखना ये न्यूटन का तृतीय नियम है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा, कोई भी एरर नहीं होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। यहाँ पे देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, भारत के चारों पॉइंट हैं, ठीक है ना, ये चारों, ये रहा आपका पूर्व, ये रहा आपका पश्चिम, ये रहा आपका उत्तर और ये रहा आपका दक्षिण। देखो पहले तो पॉइंटों की बात करेंगे तो आप राज्य खुद ही बता देंगे, है ना। तो याद रखना भैया, दक्षिणी बिंदु पूछा है, दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु आपका है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाता कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है, तो वो आपका पूर्वी बिंदु किबिथु हो जाता है, ये आपका पूर्वी बिंदु, याद रहेगा। अब यहीं पे आपसे अगर पूछ लिया जाता कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु आपका जो मतलब ये है ना, गुहार मोती हो जाता, और ये आपका उत्तरी बिंदु बच गया, है ना। तो देखो पूरब, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, और ये आपका जवाब दक्षिणी पॉइंट। देखो पूरब में आपका राज्य पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये भी देखो पूछा जाता है सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है ना। ये प्रश्न देखो ऐसे पूछ लिया जाता है। तो याद रखना पूरब में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में आपका गुजरात है जो कि आपका गुहार मोती पड़ता है ना, और उत्तर में आपका लद्दाख है जहाँ पर आपका इंदिरा कोल है, और दक्षिण में आपका इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे ये तमिलनाडु है। तो देखो चार के चारों राज्य याद रखना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, लद्दाख और तमिलनाडु, याद रहेगा। चलते हैं इसके साथ में फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, अग्निवीर योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी। अग्निवीर जिसमें हम भर्ती होने जा रहे हैं, वो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो याद रखना 14 जून 2022, 14 जून 2022, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है भाई, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल, याद रखना दोस्त, राजस्थान, आरजे, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत अच्छे, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। मैं इसका जवाब आपको बताऊंगा। बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है वो भी बताऊंगा। ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि दोस्त आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट का विशेष रूप से ज़रूरत है। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि बल्ब की फिलामेंट जो है किस धातु से बना होता है, तो आपका टंगस्टन जो है सही जवाब हो जाएगा। किसका बना होता है, टंगस्टन का। इसमें कौन सी गैस भरी होती है बल्ब में, तो वो आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी, आर्गन गैस जो है आपकी भरी होती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। भैया सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको याद रखना है। सबसे बड़ा भैया आपका एशिया महाद्वीप है, जिसमें हम भी आते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप हो जाएगा, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, याद रहेगा। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं इसके साथ में फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का, देखो पानी का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध पानी का 7 होता है ना। अब यहाँ पे ये पीएच मान भी पूछा जा सकता है, पीएच मान भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, याद रहेगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, ऑप्शन सी H2O। D2O है, ये भारी जल का होता है। किसका, भारी जल। तो ये भी देखो याद रखना, ठीक है ना। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O, पानी का रासायनिक सूत्र H2O, और He जो है ये हीलियम का होता है। किसका, हीलियम। हीलियम आपको पता ही होगा, है ना। हीलियम, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है गैस, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बिल्कुल, चलते हैं इसके साथ में फिर अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। योजना आयोग,
तो योजना आयोग आप याद रखना, देखो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। अब तो योजना आयोग ख़त्म कर दिया गया है ना। तो याद रखना भैया 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके बाद अब ये योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया। क्या बना दिया गया? नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है ये बना है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना दिया गया है। तो ये भी देखो याद रखना, आपको नीति आयोग या योजना आयोग से पूछा जाएगा, आप बहुत ईजी तरीके से बता देंगे। चलते हैं इसके साथ में फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सा तत्व मानव रक्त में ऑक्सीजन परिवहन में मदद करता है। भैया कौन सा तत्व तो यहाँ पे दिया नहीं है ना। यहाँ पे तो मैं आपको बताऊँ, अगर इसमें लोहा दिया गया होता, देखो प्रश्न में थोड़ा सा एरर है क्योंकि यहाँ पे तत्व दे दिया है ना, तत्व। तो याद रखना, वैसे तो आपका हीमोग्लोबिन कार्य करता है ना। हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को रक्त में परिवहन का काम करता है, लेकिन यहाँ पे अगर तत्व दिया है तो भैया हीमोग्लोबिन में लोहा भी होता है, आयरन भी होता है ना, तो भैया आपका जवाब लोहा होना चाहिए था। अब लेकिन यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा एरर है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, आप मुझे बाद में ये मत कहना गलत पढ़ा रहे हो। याद रखना, तत्व पूछा जाएगा तो आप लोहा बता दोगे, बाद बाकी जो है हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन का। तो बिल्कुल ध्यान रखोगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कहते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, बेटा जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई लोग मुझे सुन रहे होंगे और मैं आपको बताऊं, मैं आपसे पहले कई दोस्तों को आर्मी अग्निवीर के लिए पढ़ा चुका हूं, है ना। पहले भी मैं बैच चला चुका हूं, तो कई लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं और वो सिलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है। मेरे पास कॉल भी आया है, सिलेक्ट भी हुए हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्त, रनिंग में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपकी मदद करूंगा। सांस फूलती हो, सिन पैन हो रहा हो या बॉडी में कोई मसल्स दर्द कर रहा हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, या फिर आपकी स्पीड नहीं बन रही है या फिर आपको फिनिशिंग में दिक्कत आ रही है, इस तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही हो, बीम लगाने में कोई दिक्कत आ रही है, हाइट की कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, ठीक है। आपको जो टिप्स बताऊंगा उनको फॉलो अगर आप करते हैं तो आप पक्का भर्ती हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्त। क्योंकि और यहाँ पे जो प्रश्न आपका दिया गया है, प्रश्न पे चलते हैं। याद रखना, सही जवाब आपका 25 सितंबर 2014 हो जाएगा, है ना। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 हो जाएगा, याद रहेगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ दिया गया है, पाचन तंत्र में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है। भैया पाचन तंत्र में अगर पूछा जाता कि जो भोजन का पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप मुख्य को टिक कर सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि पाचन तंत्र में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा, याद रहेगा। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए छोटू, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ये प्रश्न आते हैं मेरे भाई, ये प्रश्न आते हैं, कहाँ किया था, है ना। तो आप क्या बताएंगे, पहले तो याद रखना ये 21 अक्टूबर 1943 को किया था। 21 अक्टूबर 1943 ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारे प्रश्न का जवाब। कहाँ पर किया था, तो छोटू याद रखना ये सिंगापुर में किया था। कहाँ पर, सिंगापुर में किया था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने 21 अक्टूबर 1943 को किया था। चलते हैं इसके साथ में अपने लास्ट प्रश्न पे। और अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी सांस फूलती है ना, सांस फूलती है, तो उसके लिए आज मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा। अगर आप इसे 15 दिन अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, तो आप पाएंगे कि आपकी जो रनिंग है ना, रनिंग के दौरान आपकी सांस जो फूलती है वो फूलना बंद हो जाएगी। बस क्या है, इस क्वेश्चन को करने के बाद थोड़ा सा 1 मिनट का समय दोगे और मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। बिल्कुल रटा रटाया होना चाहिए। देखो 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड रट लो। आप देखो यहाँ पे प्रश्न का जवाब हम लोग कर चुके हैं। जैसा कि भैया आपने कहा कि सांस फूलने के लिए टिप्स बताओगे, बिल्कुल। पहला याद रखना दोस्त, हरी इलायची खाना है। क्या, हरी इलायची आपको खाना है, ठीक है ना। हरी इलायची जो है इसे खाना है, दिन में 2 से 3 इलायची आती है ना हरी वाली, किसी पंसारी की दुकान पे चले जाना, बोलना भैया हरी इलायची दे दो, ठीक है ना, 5 रुपये में काफ़ी दे देता है। तो 2 से 3 इलायची खाओ, सांस नहीं फूलेगी। दूसरा याद रखना,
आपका जो नाभि के नीचे की एरिया होती है, ये नाभि वाली जो एरिया होती है, इसे बोलते हैं कोर एरिया। क्या बोलते हैं? कोर एरिया। इसके लिए आप क्या करेंगे? सिटअप लगाओ, सिटअप लगाओ, रोज़ 50 सिटअप लगाओ, ठीक है ना। क्योंकि देखो जिस भी बंदे की कोर एरिया और थाई, ठीक है ना, कोर एरिया और थाई, थाई मतलब जो जांग पे आगे थाई होती है ना, वो अगर दर्द करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स किया करो, ठीक है ना। कैसे करना है अगर आप मेरे मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको इतना बताऊंगा कि अपनी कोर एरिया और थाई एरिया मजबूत करो, 3 इलायची खाओ और आराम से जितना दूध पी सकते हो उतना दूध पियो, सांस फूलना आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, कोर एरिया थाई एरिया को ओके करो, 3 इलायची खाओ दिन में 3 से 4, सांस फूलना बंद, ठीक है ना। अगर स्पीड नहीं बन रही है या कोई और समस्या आ रही है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा। और अगर क्लास में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, और मिलता हूं अपने सभी फ्यूचर फौजियों से नेक्स्ट क्लास में। और जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लेना और लाइक वाला बटन दबा देना, क्लास को थोड़ा सा दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।